जन्मों जन्मों की कहानी का ये आखिरी पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी पार्ट की तरफ। कर्नल आफरीदी और इसके साथियों ने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वह अंदर से मुकफ़ल था। उन्होंने कंधों से ज़रबे लगाकर दरवाज़ा तोड़ डाला। इस काम में 15 मिनट का वक्त सिर्फ हो गया। इस दौरान नवीद नादिया को आज़ाद करा के ला चुका था। खौफजदा मधु भी इसके साथ थी। किशोरी लाल की लाश देखकर नादिया ने सुक्का सांस लिया। इसके प्यार का जन्मों जन्मों का दुश्मन अपने अजात तक पहुंच चुका था। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचे तो खाली कमरा इनका मुंह चढ़ा रहा था। इसका मतलब है यहाँ कोई खुफिया रास्ता भी मौजूद है जिससे वो लोग निकल गए हैं, नवीद ने कहा। मधु ने खुफिया रास्ता तलाश करने में इनकी मदद की। लकड़ी की अलमारी सरकाने से कमरे का फर्श खुल गया। नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी, फिर तवील राहदारी थी जिसका इख्तिताम इमारत से बाहर अकबी समत हुआ। वो दोबारा इमारत में लौट आए। इस मार्के में किशोरी लाल समेत 10 अफराद मारे गए थे। इमारत की तलाशी लेने पर एक अलमारी से हसास दस्तावेजात मिले, जिससे ये इंकशाफ हुआ कि सेठ साजिद, काशान और राजेश का ताल्लुक दहशतगर्द गरबा से है। फायरिंग की आवाज़ से इलाका पुलिस पहुंच चुकी थी। कर्नल आफरीदी ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान को भी इतला कर दी थी। इन हसास दस्तावेजात को देखते ही सेठ साजिद, काशान और राजेश की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया। कर्नल आफरीदी और इसके साथियों के खाननामे को सराहा गया। मुजरिमों की तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। सेठ साजिद और काशान के तमाम बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बसों के अड्डों और शहरों से बाहर जाने वाले रास्तों पर भारी नफरी तैनात कर दी गई। नवीद नादिया को लेकर घर पहुंच चुका था। कर्नल आफरीदी और इसके साथी अपने ठिकाने पर जा चुके थे। दूसरा रोज हंगामा खेज साबित हुआ। वसीम यूनिवर्सिटी गया हुआ था। नवीद नाश्ता कर रहा था कि फरजाना घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ, खैरियत तो है बाजी? नवीद ने पूछा। अभी अभी टीवी पर न्यूज़ आई है कि शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दों ने तलबा व तलबात और टीचर्स को यरगमाल बना लिया है। यही वही यूनिवर्सिटी है जिसमें वसीम ज़ेर तालीम है, फरजाना रोते हुए बोली। तो नवीद बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ और कर्नल आफरीदी का नंबर मिलाया। कैसे हो नवीद? दूसरी तरफ से कर्नल ने कहा। यार, दहशतगर्दों ने शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तलबा व तलबात और टीचर्स को यरगमाल बना लिया है, और इसी यूनिवर्सिटी में वसीम भी है। वो घबराए हुए लहजे में बोला। मैं ये खबर सुन चुका हूँ और यूनिवर्सिटी की तरफ ही जा रहा हूँ, कर्नल आफरीदी ने कहा। मैं भी आ रहा हूँ, नवीद ने कहा। नवीद यूनिवर्सिटी पहुँचा तो कर्नल आफरीदी इसे गेट पर ही मिल गया। यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद भारी तादाद में मौजूद थे। इंटेलिजेंस के अफसरान भी थे। सेठ साजिद और इसके साथियों ने मुतालबा किया था कि इन्हें वहाँ से बाहिफाजत निकलने के लिए एक तेज़ रफ्तार बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए, और इसके अलावा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया था कि इन्हें 5 करोड़ की रकम भी फराहम की जाए। इनका कहना था कि मुतालबात मंजूर होते ही वह सिर्फ चंद तलबा को बतौर जामिन यरगमाल बनाकर ले जाएंगे और महफूज मकाम पर छोड़ देंगे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर इनका मुतालबा ना माना गया तो वह हर आधे घंटे बाद एक स्टूडेंट को गोली मार देंगे, और आधे घंटे का वक्त पूरा होने में सिर्फ चंद मिनट थे। कमांडोज ऑपरेशन भी नामुमकिन था। ऐसा करने की सूरत में दहशतगर्द तलबा व तलबात का कत्लेआम शुरू कर देते। इनकी मालूमात के मुताबिक दहशतगर्द कसीर तादाद में और जदीद हथियारों से मुसल्लह थे। कर्नल आफरीदी अफसरान आला के पास गया, जो एक तरफ फिक्रमंद खड़े थे। सर, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं यूनिवर्सिटी में घुसकर स्टूडेंट को बचाने की कोशिश करूं। आफरीदी, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। तुम्हारे मुदाखलत से फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचेगा। हमने जायज़ा लिया है कि यूनिवर्सिटी के तमाम दाखिली रास्तों पर दहशतगर्द मौजूद हैं, एक अफसर ने कहा, और आफरीदी मायूस होकर अपने साथियों के करीब लौट आया। इसी वक्त फायर की आवाज़ सुनाई दी और बाहर मौजूद अफराद में भगदड़ मच गई। एन इसी वक्त यूनिवर्सिटी की छत से एक लाश फेंकी गई। पुलिस कमांडोज आगे बढ़े। यह एक हैंडसम नौजवान था जो दहशतगर्दों का पहला निशाना था। इसी वक्त मेगाफोन पर राजेश की आवाज़ उभरी। हम हुकूमत को खबरदार करते हैं, अगर आधे घंटे तक हमारे मुतालबात ना माने गए
تو اس بار ہم 2 اسٹوڈنٹ کو گولی مار دیں گے۔ نوید کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا، اس کا بھائی بھی دہشت گردوں کے نرغے میں تھا۔ یار آفریدی، میرے بھائی کو بچا لو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ گھبراؤ مت، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، اور یہاں تو سینکڑوں انسانی زندگیوں کا سوال ہے، اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا، کرنل آفریدی نے کہا۔ مگر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس کے ایک ساتھی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں اس یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں اور اندر جانے کا ایک خفیہ راستہ جانتا ہوں۔ ایک متروک گٹر لائن ہے جو یونیورسٹی سے کچھ فاصلے پر ہے، کرنل آفریدی نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اس متروک گٹر لائن کے قریب کھڑے تھے۔ یہ یونیورسٹی خاصے فاصلے پر جھاڑیوں کی آڑ میں تھی۔ کرنل آفریدی کا ایک ساتھی اس کی گاڑی سے بیگ اٹھا لایا۔ وہ جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے اندر پہنچے۔ مین ہال کا ڈھکن غائب تھا۔ کرنل آفریدی نے جائزہ لیا۔ یہ کافی بڑے پائپ تھے جن میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ مین ہال میں اتر گئے اور بیگ سے رائفلیں نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اندر سخت بدبو اور سیلن تھی۔ کرنل آفریدی آگے چل رہا تھا۔ کافی دیر بعد بائیں سمت مڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر کرنل رکا۔ یہاں مین ہال کا ڈھکن نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف لوہے کی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ وہ اوپر چڑھا اور ہلکا سا ڈھکن اٹھایا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک رائفل بردار شخص کھڑا تھا۔ ان کی طرف اس کی پشت تھی۔ کرنل نے اپنی پنڈلی سے خنجر نکالا، ڈھکن آہستگی سے اٹھا کر باہر نکلا اور بلی کی سی چال چلتا ہوا رائفل بردار کی پشت پر جا پہنچا۔ چشم زدن میں اس کے منہ پر ایک ہاتھ جمایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شہرک پر خنجر پھیر دیا۔ رائفل بردار تڑپا، لیکن جب تک اس کا وجود ساخت نہ ہو گیا اس نے اس پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ نوید اور اس کے دوسرے ساتھی بھی مین ہال سے باہر آ چکے تھے۔ انہوں نے لاش گٹر میں پھینکی اور دیوار کے ساتھ کرائلنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر 2 رائفل بردار آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی بھی گولی نہیں چلائے گا، کرنل نے سرگوشی کی اور نوید کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرائلنگ کرتے ہوئے مسلح افراد کے قریب پہنچے اور چیتے کی طرح اچھلے۔ کرنل آفریدی کا خنجر ایک رائفل بردار کے عین دل کے مقام پر پیوست ہو گیا، جبکہ نوید دوسرے رائفل بردار کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے دوسرے ہاتھ سے مخصوص انداز سے جھٹکا دے کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ چکا تھا۔ اچانک بے در پہ فائر ہوئے۔ وہ سمجھ گئے دہشت گردوں کا دیا ہوا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے 2 مزید اسٹوڈنٹ قتل کر دیے تھے۔ قدرے توقف کے بعد راجیش کی آواز سنائی دی۔ اب بھی اگر ہمارا مطالبہ نہ مانا گیا تو اس بار آدھے گھنٹے بعد ہم 4 اسٹوڈنٹ کو گولی ماریں گے۔ کچھ دیر بعد پولیس کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ میں DIG پولیس بات کر رہا ہوں۔ حکومت نے سینکڑوں طالب علم کی جان بچانے کے لیے تمہارے طالبات ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمیں کچھ وقت چاہیے۔ ہم تم لوگوں کو 1 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، اس کے بعد مزید وقت نہیں دیا جائے گا۔ راجیش کی آواز گونجی اور خاموشی چھا گئی۔ کرنل اور دیگر لوگ احاطے میں کافی آگے آ چکے تھے۔ اب فیصلہ کن ملنا تھا۔ تم سب ادھر ادھر پوزیشن سنبھال لو، میں آگے جا رہا ہوں۔ تم لوگ 20-25 منٹ بعد دعویٰ بول دینا، کرنل نے ہدایت کی۔ لیکن یار آفریدی، یہ دہشت گرد تعداد میں زیادہ ہیں، تمہارا اکیلا جانا خطرناک ثابت ہوگا، نوید نے اسے سمجھایا۔ نوید، اگر ہم سب آگے بڑھیں تو نظر میں آ جائیں گے، جبکہ میں اکیلا کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ کر راجیش یا سیٹھ ساجد میں سے کسی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس کے علاوہ تم لوگ ایک بات سے واقف نہیں، میں نے لباس کے نیچے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی ہے، کرنل آفریدی نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا دوست، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اپنے دوست کی قربانی نہیں دے سکتا، نوید ضدی لہجے میں بولا۔ نوید، وقت بہت کم ہے، تمہیں میری دوستی کی قسم، ضد مت کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے قدموں پہ چلتا ہوا تمہارے ساتھ اس یونیورسٹی سے باہر جاؤں گا، کرنل نے کہا۔ نوید اس کی دی ہوئی قسم کے آگے مجبور ہو گیا۔ رہ گئے کرنل آفریدی کے ساتھی تو وہ اسے روکنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آرمی کے ڈسپلن میں کمانڈر کا حکم بلا چونچڑا مانا جاتا ہے۔ وہ ان کا کمانڈر تھا جسے لوگ سپر ماسٹر کے نام سے پکارتے تھے اور بہت سے ایسے سپر ہیرو کا نام دیتے تھے۔ وہ سینکڑوں طالب علموں کی زندگی بچانے جا رہا تھا اور اس کے پاس وقت کم تھا۔ وہ مختلف جگہوں پر مورچہ زن ہو گئے، جبکہ کرنل آفریدی کرائلنگ کرتا ہوا ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی کامیابی کی دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر کرنل آفریدی کرائلنگ کرتا ہوا یونیورسٹی کی عمارت تک پہنچ چکا تھا۔
एहसाब शुकन मरहला आ चुका था। इसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। राजेश के दिए हुए वक्त में से सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया था। वह चंद लम्हा अपनी जगह पर रुका रहा। इमारत के दाखिली दरवाजे पर 2 राइफल बरदार खड़े थे। अचानक इनमें से एक की नज़र कर्नल आफरीदी पर पड़ी तो इसने ट्रिगर दबा दिया। एक गोली सन्नाटे की आवाज़ के साथ कर्नल आफरीदी के कान के करीब से गुजरी। कर्नल आफरीदी अपनी राइफल को बरस मुठ पर कर चुका था। इसने छलांग लगाई और राइफल को नीम दायरे में घुमाते हुए ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ गोलियों का बरस इन दोनों को छलनी कर गया। वो अपनी जगह से उठा और कॉरिडोर में दौड़ने लगा। इसे मालूम था कि फायरिंग की आवाज़ दूर दूर तक सुनी जा चुकी होगी। राजेश, सेठ साजिद और इसके कारिंदे चौकन्ने हो चुके होंगे। अब इसके लिए एक एक लम्हा कीमती था। इसी वक्त एक क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और 2 राइफल बरदार बाहर निकले। इसने राइफल को पहले ही सिंगल मोड में कर लिया था। कर्नल आफरीदी ने बेदर पे 2 फायर किए। इसका निशाना गजब का था। एक गोली एक राइफल बरदार की कनपटी में लगी और दूसरी गोली दूसरे के सीने में ऐन दिल के मकाम में प्योस हो गई। इसी वक्त एक दूसरे क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और एक राइफल बरदार ने बाहर आते ही फायर कर दिया। गोली कर्नल के शाने को छूती हुई गुजर गई। कर्नल अब कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर पहुंच चुका था। एक तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा कि अचानक ऊपर से इस पर फायर की गई। गोली कर्नल के करीब से गुजरी तो इसने जवाबी फायर किया और ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा राइफल बरदार लड़कता हुआ इसके कदमों में आ गिरा। गोली इसके पहलू में लगी थी। राजेश ने स्टूडेंट को कहाँ यरगमाल बना रखा है? कर्नल ने जख्मी की कनपटी से राइफल की नाल लगाते हुए पूछा। उन्होंने 2nd फ्लोर के हाल में स्टूडेंट को यरगमाल बनाया हुआ है, जख्मी ने सिसकते हुए जवाब दिया और कर्नल ने गोली चला दी। अब कर्नल दौड़ता हुआ 2nd फ्लोर पर जा पहुंचा था। कर्नल इस यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वह हाल की तरफ बढ़ा कि अचानक इसकी नज़र हाल के दरवाजे पर खड़े राइफल बरदार पर पड़ी। इसने ट्रिगर दबाना चाहा मगर राइफल बरदार इससे पहले ही गोली चला चुका था जो कर्नल के सीने में लगी। वो चीखता हुआ गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साख्त हो गया। राइफल बरदार मोहताज अंदाज में चलता हुआ इसके करीब पहुंचा। इसका जिस्म साख्त था और सीने से खून बह रहा था। राइफल बरदार ने इत्मीनान का सांस लेते हुए इसे अपने कंधे पर डाला और हाल में दाखिल हो गया। वसी और इस हाल में तालिब इल्म सहमे हुए बैठे थे। राजेश, सेठ साजिद और काशान एक तरफ खड़े थे जबकि निफ्स दर्जन राइफल बरदार राइफलें उठाए दीवार के साथ टेक लगाए खड़े थे। महाराज, ये मर चुका है, राइफल बरदार ने हाल में दाखिल होते हुए कहा और राजेश का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो देख चुका था कि राइफल बरदार के कंधे पर मौजूद साख्त वजूद कर्नल आफरीदी का है। सुपर मास्टर, सुपर हीरो, बेचारा अपने हमवतनों को बचाने आया था और खुद केचुए की तरह कुचला जा चुका है। इसे उठाकर एक तरफ फेंक दो, राजेश ने कहका लगाते हुए कहा। राइफल बरदार कर्नल आफरीदी को कंधे पर उठाए बेफिक्री से खड़ा था। इसके हाथ में मौजूद राइफल पर इसकी गिरफ्त ढीली थी कि अचानक इनकी नज़रों के सामने बिजली से चमकी और कर्नल आफरीदी के जिस्म में हरकत पैदा हुई। इसने बरक़ी सरहद से पीछे गिरते हुए राइफल बरदार से राइफल छीन ली और इस शख्स को सीने से चिपकाए हुए ट्रिगर दबा दिया। राइफल के साथ मौजूद राइफल बरदार इसकी राइफल से निकलने वाले बरस से छलनी हो गए। राजेश और सेठ साजिद ने होल्स्टर से पिस्टल निकालकर फायर किया तो गोलियां इसके सीने से लगे शख्स के जिस्म में प्योस हो गईं। कर्नल आफरीदी का दाया बाजू सांप की तरह इस शख्स की गर्दन से लिपटा हुआ था। कर्नल आफरीदी ने अपने ढाल बने शख्स के मुर्दा होते ही इसे एक तरफ फेंका और राजेश, शेर साजिद और काशान की टांगों पर बेदर पे फायर किए। बिलाशुबा इसका निशाना बेमिसाल था। वो तीनों चीखते हुए गिरे। लड़कियां इस कत्लेआम और गोलियों की बरसात से खौफजदा होकर चीख रही थी जबकि लड़के और टीचर फर्श पर लेटे खौफ से लरस रहे थे। राजेश टांगों पर गोलियां लगने के बावजूद भी फायर कर चुका था। गोली कर्नल आफरीदी के दाएं पहलू में लगी। इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे देखती हुई सलाख इसके जिस्म में उतर गई हो। वो वाकई आयरन मैन था, फौलादी असाब का मालिक। जिस्म पर 2 गोलियां लगने के बावजूद बिना चीखे चिल्लाए अपने कदमों पर खड़ा था। इसने बेदर पे कहीं फायर किए। गोलियां राजेश के सर और जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर लगी और वो जहन्नुम रसीद हो गया। सेठ साजिद और काशान, कोई गलत हरकत मत करना वरना तुम्हें भी राजेश के पास भेज दूंगा।
وہ सवाक लहजे में बोला और दोनों बाप बेटा कराते हुए एक तरफ पड़े रहे। वो शायद ज़हनी तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके थे। वसीम कर्नल अफरीदी को देख चुका था, लेकिन खौफजदा होने के बायस अपनी जगह पर साख्त खड़ा था। वसीम, तुम तमाम स्टूडेंट और टीचर्स के साथ यहाँ से बाहर निकलो, इसने हुक्म दिया और वो सब हाल से बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में हाल स्टूडेंट और टीचर से खाली हो चुका था। उधर बेतरबे फायरिंग की आवाज़ों से नवीद और कर्नल अफरीदी के साथ ही बेचैन थे। उन्होंने 15 मिनट बाद ही एक्शन में आने का फैसला कर लिया। वो अपनी जगह से उठे और दीवानों की तरह यूनिवर्सिटी की इमारत की तरफ भागने लगे कि अचानक एक सतून की आड़ से इन पर गोलियां चलाई गई। आगे भागने वाले कर्नल अफरीदी के 3 साथी गोलियों से छलनी होकर गिरे। नवीद और इसके दूसरे साथियों ने फायरिंग की। सतून की आड़ में छुपे दोनों राइफल बरदार गोलियों से छलनी होकर गिर पड़े। वो कॉरिडोर में दाखिल हो चुके थे। दहशतगर्दों की लाशों को फलांगते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि बहुत से अफराद के भागने की आवाज़ सुनाई दी। वो पोजीशन लेकर खड़े हो गए, मगर ये यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात और टीचर्स थे। इनमें वसीम भी था। वो नवीद को देखते ही इससे लिपट गया। भाई, कर्नल अफरीदी को गोलियां लगी हैं, वो नम लहजे में बोला तो नवीद और कर्नल अफरीदी के साथ ही तड़प उठे। तुम लोग यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, नवीद ने कहा, और कर्नल अफरीदी के जिंदा बच जाने वाले 4 साथियों समेत हाल में पहुंचा, जहां खून में लथपथ कर्नल अफरीदी तन कर खड़ा था। राइफल इसके हाथों में ही थी। जा बजा राजेश और इसके साथियों की गोली से छलनी लाशें पड़ी थी। एक तरफ सेठ साजिद और काशान जख्मी पड़े थे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे जिस्म पर ब्लड प्रूफ जैकेट मौजूद है? नवीद ने कहा। इसकी आंखों के गोशों से आंसू निकल रहे थे। ओ यार, क्यों बीवी की तरह आंसू बहा रहे हो? तुम्हारा दोस्त सुपर मास्टर है। ये मामूली गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इससे पहले कि पुलिस आकर इन दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार कर ले, इनसे अपना हिसाब साफ कर लो, कर्नल अफरीदी ने कहा। लेकिन तुम शदीद जख्मी हो और तुम्हारा खून मुसलसल बह रहा है, नवीद तड़प कर बोला। मेरी फिक्र मत करो, चंद मिनट की बात है, फिर वादे के मुताबिक सही सलामत अपनी टांगों पर चलता हुआ यहाँ से बाहर निकलूंगा, कर्नल अफरीदी बोला। और इसी इशारे पर कर्नल अफरीदी के साथी सेठ साजिद और काशान को घसीटते हुए इस इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर ले गए। चलो, सेठ साजिद और काशान छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लो, वरना तुम्हें सिसका कर मारूंगा। नवीद हाथ में खंजर लिए इनकी तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों बाप बेटे घसीटते हुए मंदिर तक पहुंचे। नवीद ने इनके करीब पहुंचकर खंजर वाला हाथ लहराया। सेठ साजिद जख्मी होने के बावजूद घसीट कर मंदिर पर चढ़ चुका था। नवीद ने दोबारा खंजर वाला हाथ इनकी तरफ करके लहराया। वो खौफजदा होकर चीखता हुआ 4 मंजिला इमारत से नीचे कूद गया। अब तुम्हारी बारी है काशान, नवीद ने इसे मुंडेर की तरफ धकेला। वो मुंडेर से टकराकर गिर पड़ा। नवीद ने इसे उठाकर बाजुओं पर बुलंद किया। काशान चीखते हुए जिंदगी की भीख मांग रहा था। नवीद ने इसे सर से बुलंद करके 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। फिर उन्होंने नीचे झांक कर देखा, दोनों बाप बेटे की खून चुका लाशें दीदा इबरत बनी हुई थी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार अंदर आ चुके थे। मीडिया के अफराद भी मौजूद थे। लाइव टेलीकास्ट मुल्क भर के सैकड़ों टेलीविज़न पर चल रहा था। कर्नल अफरीदी अपने कदमों पर चलता हुआ यूनिवर्सिटी से बाहर निकला। नवीद ने इसे ज़बरदस्ती स्ट्रक्चर पर डालकर एम्बुलेंस में सवार करा दिया। शर्जील और नवीद पीछे इसके साथ ही बैठ गए थे। सुनो नवीद, तमाम इंसानों की ज़िंदगी की कहानी ऊपर वाले ने लिखी है और इस कहानी का अंजाम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता। मुझे कुछ हो जाए तो उदास मत होना। मैं हर वक्त हर लम्हे तुम्हारे पास हूँगा। मुझे गुलाब के फूलों में ढूंढना, रोशन चांद में देखना, मैं वहाँ भी तुम्हें नजर आऊँगा। मेरी माँ कहा करती थी, जब कोई मर जाता है तो वो तारा बन जाता है। तुम आसमान पर रोशन सितारों को देखना, जो सबसे रोशन सितारा होगा वो मैं ही होऊंगा। वो वाकई फौलाद था, नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था, हालांकि इसके जिस्म से अच्छा खासा खून बह चुका था। अगर अब तुमने बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, नवीद रोते हुए बोला और कर्नल अफरीदी मुस्कुरा दिया। इसके जहन पर अब धुंध छाती जा रही थी। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच चुकी थी। इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। मीडिया बार बार कर्नल अफरीदी के बारे में बता रहा था। इसे सुपर हीरो का नाम दिया जा रहा था, जिसने सैकड़ों इंसानी जिंदगियां बचाई थी। अस्पताल के बाहर लोगों का एक हजूम था। ये यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट थे जिसकी जिंदगियां इसने बचाई थी।
साथ वालिदैन, बहन भाई और टीचर्स भी थे। मुख्तलिफ कौमों के वो लोग थे जिनके वो काम आता रहा था। नवीद और कर्नल के साथी ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद थे कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। आप में से नवीद कौन है? इसे कर्नल अफरीदी बुला रहे हैं, जल्दी करें, वक्त कम है। डॉक्टर के साथ नवीद ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ। कर्नल अफरीदी ने इसे इशारे से अपने करीब बुलाया। दोस्त, मुझे अम्मी अब्बू बुला रहे हैं, वो देखो मेरे सामने समीरा खड़ी है, इसने अटकते हुए कहा और इसकी गर्दन ढलक गई। नवीद धाड़े मारकर इससे लिपटा हुआ रो रहा था। इसका दोस्त, इसका मोहसिन, सुपर हीरो, सुपर मास्टर इसे छोड़कर जा चुका था। इसके जनाजे में हज़ारों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग मौजूद थे जो रो रहे थे। नवीद ने इसका आखिरी दीदार किया तो इसे ऐसा लगा जैसे कर्नल अफरीदी सो रहा हो। इसे लहद में उतारते वक्त वो शिद्दत गम से बेहोश हो गया। बाद में नादिया और नवीद की शादी सादगी से हुई। शादी के कुछ रोज़ बाद नवीद घर के लान में उदास खड़ा था कि नादिया इसके करीब आई। क्यों उदास हो? कर्नल अफरीदी की याद आ रही है ना? वो देखो सामने गुलाब के फूलों के पास तुम्हारा दोस्त मौजूद है। नवीद ने बेख्तियार इस तरफ देखा तो वाकई वहाँ कर्नल अफरीदी खड़ा था। इसके साथ इसका हाथ थामे एक खूबसूरत लड़की भी थी। कर्नल अफरीदी और लड़की ने मुस्कुराकर इनकी तरफ देखा और गायब हो गए। नवीद ने एक सरदा भरी। इसका दोस्त मरने के बाद वादे के मुताबिक इसने मिलने आया था। फिर नवीद ने आसमान की तरफ देखा। इसे आसमान पर एक रोशन चमकता सितारा दिखाई दिया तो नवीद को ऐसा लगा कि जैसे वाकई वहाँ कर्नल अफरीदी मौजूद था। जन्मों जन्मों की कहानी का यहाँ इख्तिताम होता है। ये सिलसिलावार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में इस पूरी कहानी को इंशाल्लाह एक ही वीडियो में यकजा करके पेश किया जाएगा। इसी तरह की किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।